नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हम आए हैं मनोज राजानी जी के पास। इनसे बात करेंगे जिले भर की पूरी कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके विषय में। मनोज भी, आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या स्थिति है आपकी कांग्रेस की? हम 2018 के मुकाबले में आज बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हैं। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और पार्टी का संगठन का जो सिस्टम बदला है इन 5 सालों में, वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी तक हम लोग अव्यवस्थाओं के बीच चुनाव लड़ते थे, या यूँ कहें कि बगावत के ज़्यादा दौर सुनाई देते थे, गूंज सुनाई देती थी। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 5 विधानसभा पर कहीं कोई बगावत नहीं। थोड़ी बहुत आवाज़ उठी थी तो उसको भी डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। और जो पार्टी ने सिस्टम बनाया है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और सोने पे सुहागा हो गया जब सुरजेवाला साहब जैसा व्यक्तित्व जिसने कर्नाटक चुनाव जिताया, वो सारी टीम जब आ गई है तो संगठन के ऊपर जिस तरीके का एक संगठनात्मक ढांचा बुना गया, उसमें हम सबका जो सहयोग रहा, और मुझे विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्ष सारे जिले के 5 विधानसभा की बात करूं तो अशोक कप्तान और मनोज राजानी ने मिलकर जो संगठन बुना है, वो हम पोलिंग बूथ तक पहुंच गए। ईमानदारी की बात करें तो पहले हमने कभी बीएलए पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था। 5 विधानसभा के बीएलए पिछले 3-4 महीनों से हम कलेक्टर को सूची दे चुके। जब बीएलए बन गए तो उसके ऊपर के हमारे सेक्टर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, कारवाक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, ये सारा सिस्टम हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको दे दी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, वर्तमान परिदृश्य में संगठन का सिस्टम अपनी जगह पे है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि अध्यक्ष जी नहीं दिख रहे, फलाने नहीं दिख रहे। वो अभी हम पूछ लेंगे सारी चीजें। मैं एक विधानसभा की बात करेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, सब कुछ अभी से मत बताओ। संगठन का जो सिस्टम है, जी, संगठन का जो सिस्टम है, जी, ताना बाना है, वो बेहद मजबूती के साथ हम एक जाल में बंध चुके हैं एक दूसरे के सपोर्ट में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 सीट पर चमत्कार होके रहेगा। हमला आपको ये ऐसा लग गया कि हम ये सवाल पूछेंगे तो आपने जवाब भी पहले दे दिया एक तरह से। देखिए, देवास विधानसभा की बात करेंगे, इसमें बीच बीच से चलते आएंगे। देवास विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली बार इतने सालों में एक बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है, तो अभी तक क्यों नहीं खड़ा किया, और जो खड़ा किया उसका आप कितना साथ दे रहे हैं संगठन में? धन्यवाद आपका। कांग्रेस संगठन ने मजबूत प्रत्याशी खड़ा किया। आपने सबसे पहले तो मुझे साधुवाद दिया, मैं मुखिया हूँ यहाँ का। हमने शुरू से ही कहा था कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, और उस बात पे हम खरे उतरे। हमारे मन में पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी कि एक्स मेरा, वाई आपका, जेड उसका है। हमने कहा मेहनत करिए, कांग्रेस जीतना चाहती है। संगठन ने सर्वे के आधार पर और जो संगठनों से जो चर्चा की, हम जैसे लोगों से, कमलनाथ जी ने चर्चा की, दिग्विजय सिंह जी ने चर्चा की, सुरजेवाला साहब ने, सज्जन वर्मा जी ने, संजय दत्त साहब ने, हम सब ने मिलकर तय किया था कि इस बार कुछ भी हो जाए हमें चुनाव जीतना है। तो निश्चित रूप से प्रदीप चौधरी बहुत ही नौजवान, ऊर्जावान और कर्मठ साथी को हमने मौका दिया है, जो निश्चित रूप से चमत्कार कर दिखाएगा। संगठन कितना साथ दे रहा है इसमें? संगठन के बिना तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल तो आप कैंडिडेट से पूछिए। एक भी पोलिंग ऐसा नहीं है, एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है, एक भी मंडल में ऐसा नहीं है जहाँ पर संगठन की रोज बैठकें न होती हो। संगठन के जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसके साथ न जाते हों। 100% मैं कहता हूँ पहली बार संगठन चुनाव लड़ रहा है, जिसे मैं मान के चलता हूँ। अभी तक तो मैं, पिछली बारी मैंने आपको फिर बात दोहराऊंगा तो आप कहोगे मुझे टोकते हैं। मैंने आपको कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने पूरे मध्यप्रदेश की बात कही थी कि कैंडिडेट जब अपनी बात टिकट उसका हो जाता है तो वो ओवरलूप करता है कार्यकर्ताओं को, पर 5 विधानसभा में इस तरह का काम नहीं हो रहा है। हम देवास की विशेष रूप से भी चर्चा चल रही है, तो देवास में संगठनात्मक रूप से जितने हमारे बीएलए बने वो काम कर रहे हैं, जितने मंडलम अध्यक्ष बने, जितने सेक्टर अध्यक्ष बने, सब अपने अपने पोलिंग बूथ पे हैं। इसका मतलब सेना हर जगह पर हमारी कांग्रेस की तैयार बैठी है, हम उनसे काम ले रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, हमारी मीटिंगें चल रही है, रोज का दौर होता है। इवन रात को 11 बजे तक भी हमने मीटिंग की है। जब जब समय जैसे जैसे मिलता है, प्रदीप भाई का दौरा होता है, उस अनुसार मैं कहीं जिले में मुझे खातेगांव भेज दिया, बागली भेज दिया पार्टी ने, जो डैमेज कंट्रोल करना था, तो हम अपना समय निकाल कर
निश्चित रूप से हम लोग पूरी समय अनुसार मीटिंगें लेते हैं और सबको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला सीधा राज परिवार से है, जिनका कब्जा चला रहा है, कब्जा कह लो, राज चला रहा है 1990 से। तो कितना आप अपने आप को मजबूती में खड़ा पा रहे हैं उनके सामने, और क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? परिस्थितियां बदल गई सचान भाई, राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती है। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जब सिंधिया परिवार चुनाव हार सकता है, इंदिरा जी चुनाव हार सकती हैं, अटल जी चुनाव हार सकते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। राजनीति में दिखावट का दौर, मन में कुछ और बाहर कुछ और, यह अंतर सामने इस बार आ रहा है। पिछले 3.5 सालों में जितनी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों में आई है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये आप जनता से पूछिए, ऐसा कौन सा परिदृश्य आपको साफ दिखाई देता है? युवा वर्ग कह लूं, किसान की बात कर लूं, व्यापारी की बात कर लूं, आम नागरिक महिलाओं की बात कर लूं, जितनी शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं की हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए की? 18 साल से आपकी सरकार है, आपने किया क्या? पहले सूद ले लेते, आप सब घोषणा किए जा रहे हैं, हम पैसे में ये कर देंगे, आपको पैसे दे देंगे, फलाना सामान दे देंगे, युवाओं को ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तक किया क्यों नहीं? देवास के स्थानीय मुद्दों के बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं, और किन मुद्दों पर आपको यहाँ वोट देगी जनता? देखिए, साफ सुथरी छवि प्रदीप चौधरी की है, और प्रदीप चौधरी उस परिवार से आता है जहाँ पे रतनलाल चौधरी जी के हम साथी रहे हैं, हम पुराने लोग 94 बैच में हम सब पार्षद थे। और मैंने परसों जब स्पीच हुई हमारी, मैंने तब भी कहा कि रतन दादा को याद रखते हुए हम सब याद रखें कि ये वो परिवार है जिसने कांग्रेस की बरसों से सेवा की है। साफ सुथरा परिवार है, सादगी भरा परिवार है, और सबसे अच्छी बात है कि वो साफ गोई से बात करता है। प्रदीप चौधरी में बनावटी बातें करने की आदत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राज परिवार का दम्भ अपनी जगह पे है। मैं मान के चलता हूं कि राज परिवार की वजह से ही बीजेपी यहाँ जीतती आई है, वरना बीजेपी का कोई और कार्यकर्ता चुनाव लड़के देख ले, ये कांग्रेस का गढ़ था। पर इस मिथक को भी प्रदीप चौधरी तोड़ेगा। रतनलाल चौधरी जी का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, स्वर्गीय तुकोजीराव पवार जी ने कहा था कि मैं 50,000 चुनाव जीतूंगा, और वो मात्र 6-6,500 चुनाव इसलिए आ रहे थे कि उनकी माताजी का स्वर्गवास चलते चुनाव में हो गया था। ऐसी क्या कमियां छोड़ दी बीजेपी ने देवास में कि आपको मौका दे जनता? देखिए, बीजेपी ने किया क्या है सजान भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एबी रोड का रोना रोते हैं। आप भी जानते हैं कि सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ना होते तो ये सड़क नहीं आती। ब्रिज का रोना रोते हैं, ब्रिज के पैसे तो हम लेके आए, सबको पता है। इन्होंने तो केवल डिजाइन बदलने का काम किया। कौन सी ब्रिज कहां ले जाना थी? भोपाल चौराहे से अभिलाषा होटल तक ब्रिज बनना थी, जो शहर का मध्य इलाका था, ले गए आप 6 लेन पे, वहां जिसका उपयोग ही नहीं था। मंडी के सामने का ब्रिज ऐसा बना दिया कि दोनों गेट क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है। कोई औचित्यहीन बातें हैं। मैं ये नहीं कहता उन्होंने क्या किया क्या नहीं, जनता देख रही है। सट्टे की बात कर लें, जुआ की बात कर लें, अफीम, गांजा, चरस, क्या नहीं हो रहा है, सबको पता है। किनकी फोटो लगते हैं बर्थडे पे? पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक शांत हो सकती है, मालवा की हमारी परंपरा चुपचाप सहन कर सकती है, पर जब वोट आएगा देने का, तो निश्चित रूप से उस परिवार को वोट मिलेगा, उस साफ सुथरी छवि को वोट मिलेगा जिसने कांग्रेस के लिए और जनता के लिए काम किया है। प्रदीप ने बहुत अच्छा काम किया, कोरोना में भी हमने सबने देखा है, उसका भी परिणाम है सामने, उसका भी इसको लाभ मिल रहा है, और जनता बिल्कुल निकल के आ रही है। अमुना में परसों में आम सभा में गया था, अभी शाम को आज हमारा फिर जनसंपर्क के विजयनगर क्षेत्र में जाऊंगा। अभी वाकई पब्लिक देखना चाहती है कि प्रदीप ने बहुत अच्छे जो काम किए हैं उसका सरोकार है। उज्जैन रोड की मैं आपसे बात करता हूं, बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, 112 करोड़ रुपए ब्रिज से लेकर नागुखेड़ तक का 4 लेन। आप मुझे कागज तो बता दीजिए, स्वीकृति कहां है? विजन नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद या विधायक मेरे सामने आके आपके चैनल पे बात कर ले, कागज तो बता दीजिए, स्वीकृत कहां है? आपने बोल दिया स्वीकृत हो गया, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं खाली, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, कुछ नहीं कराया। ड्रेनेज का पैसा सज्जन वर्मा जी लेके आए। देवास विजयगंज मंडी की सड़क जो बनी है, मैं कहना चाहूंगा, फिर से दोहराता हूं, तुकोजीराव पवार साहब जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने लिख के दिया था कोर्ट की मुझे आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आदेशित किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आया हुआ है, वो पैसा वहीं लगेगा। कोर्ट के आदेश में सज्जन भैया को जाना पड़ा कोर्ट। ये तो केवल इसीलिए जीतते आ रहे थे कि मैं स्वीकार करता हूं कांग्रेस में ग्रुपबाजी थी पहले, और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात थी दीमक की तरह जो महाराज सिंधिया थे,
कभी भी उन्होंने देवास में आके सभा नहीं ली कांग्रेस के लिए। क्यों? प्रश्न चिन्ह था। टिकट उन्होंने तब दिया जब जयसिंह जी को टिकट देना था, तब टिकट दे दिया नहीं। जब मुझे टिकट मिलना था तब किसी और को दे दिया। जब रतनलाल जी को टिकट देना था तब किसी और को दे दिया। तो ये सब फितरतबाजियां मैं बहुत खुलेआम कहता था। मेरी तो पेशी भी हुई थी इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर। मैंने कहा था कि यहाँ का टिकट कांग्रेस के लोग तय नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से तय होता है। मैंने कही ये बात एआईसीसी में, मेरी हाजिरी हुई वहां पर, और साफ गोई से कही थी। पहली बार मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि देवास के संगठन ने यह टिकट प्रदीप चौधरी को दिया है, और डंके की चोट पे प्रदीप चौधरी जीतेगा चुनाव। चलिए, ये तो बात देवास की। सोनकच्छ में क्या स्थिति है? सज्जन भैया वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और अभी आप लोग जा रहे हैं, तो सोनकर जी उनके सामने है। सोनकर जी को कितना आंक रहे हैं आप उनके सामने? देखिए, चुनाव में किसी को भी हल्का नहीं आंकना चाहिए, एक बात। पर सज्जन भैया के मामले में एक बात तो फेमस है, एक ही अरमा सज्जन वर्मा। 3 पीढ़ी के संबंध उस व्यक्ति के हैं। पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पर है, कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा अपनी जगह है। मुझे याद है, मैं 85 और 90 का वो दौर, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट का प्रेसिडेंट यहाँ हुआ करता था देवास का, और भैया पहली बार चुनाव लड़ने आए। सौभाग्य से मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना, युवा अवस्था थी 20-22 साल की मेरी। तब का व्यक्ति जो सज्जन भाई के साथ काम करता था, आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं, उसके लड़के ने भी कांग्रेस के लिए काम किया है, सज्जन भाई के लिए काम किया है, और उस व्यक्ति के पोते ने भी अभी भी कांग्रेस के लिए झंडा थामे खड़े हैं। और सज्जन भाई की जो सक्रियता है, निरंतरता बनी हुई है, वो बेहद काम आती है। जब वो सुबह 8 बजे देवास में आ जाते हैं, हम सो के नहीं उठते। कई बार मैं भी नाइट शूट में उनको अटेंड करता हूँ। उनकी कर्मठता, चुनाव हारे हों जीते हों, वो बाकायदा पगड़ी रस्म में पहुंच जाना, सुख दुख में साथ देना। वो ये नहीं देखते बीजेपी का कांग्रेस का। आर्थिक सहायता देना हो तो उन्होंने कभी नहीं देखा कि यार ये मुझे इसने वोट दिया या नहीं दिया है। ये सारी बातें काउंट करती है। और सज्जन भाई की सहृदयता ये है कि मंत्री रहे तो भी फोन उन्होंने खुद उठाया। कई लोग, मैं भी कहता था कि आप फोन मत उठाइए, नाराजी भरे स्वर आपके उभरते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान किया जाता। रात को 11 बजे भी कोई दारू पी के उनको फोन करता, वो स्पीकर पर ऑन करके सबको सुना दे के देखो सज्जन भाई से बात कराता हूँ। तो कई बार भैया चिढ़ के भी उसको ऐसी बात, मैं भैया को मना करता हूँ कि आप रात को, बड़े नेता लोग फोन नहीं उठाते, आप अभी किसी को लगा के देख लीजिए, चुनाव में तो उठा लेंगे। सज्जन भाई की सहृदयता है, और सज्जन भाई का रिश्ता एक नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में है। मैं मान के चलता हूं कि राजेश सोनकर जी को तो फंसाया गया है, भेजना किसी और को था। सिंधिया जी ने यहाँ भी उनको यहाँ भेज दिया अपने तुलसी सिलावट जी को सुरक्षित करने के लिए। हम तो उम्मीद तुलसी सिलावट जी करके बैठे थे, तैयारी हमारी वही थी। खैर, डॉक्टर राजेश सोनकर जी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। कितनी बड़ी जीत का दावा है वहां से आपका? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हूं नहीं कि झूठ बोल दूं, लप्पासी की बात कर लूं। अब की बार 50,000, अब की बार 1 लाख, मैं ये फालतू बात नहीं करता। पर हाँ, पिछले बार के मार्जिन से डबल मार्जिन मेरे ख्याल से जीतना चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हाटविला की बात कर लें, आपने ट्रेडिशनल परिवार को ही टिकट दिया है, और राजवीर सिंह बघेल वहाँ से आपके कैंडिडेट हैं, और पिछली बार वो हार गए थे उपचुनाव में। देखिए, उपचुनाव सजान भाई हमेशा जो होता है वो सरकार वर्सेस एक पार्टी के खिलाफ होता है। उपचुनाव में तो कभी बात करना ही नहीं चाहिए उपचुनाव की। उपचुनाव क्यों हारते हैं हम? कलेक्टर हो, एसपी हो, मैं तो कहता हूं कि एक हवलदार से लेके एसपी तक, और एक पटवारी से, ग्राम सेवक से लेके कलेक्टर तक, क्या क्या नहीं तांडव करते हैं। एम्बुलेंस में दारू जाती हो, एम्बुलेंस में चादरें और सिलाई मशीनें बटती हो, ये हमने देखा, हमें शिकायत भी की, पर उसका कोई असर होता नहीं था। उपचुनाव की बात आप छोड़ दें, पर हाँ, अब के चोट करारी है, और राजवीर सिंह बघेल की बारी है, तय है। जितना मनोज चौधरी ने करना था तांडव, 5 साल में खूब पैसा कमाया, खूब ठेकेदारी करी, खूब रिश्तेदारी नाती निभाई। पब्लिक समझ गई कि पैसे में बहुत चमत्कार किया उन्होंने। सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आपको मलाल भी होगा, आपकी पार्टी छोड़ गए। देखिए, मलाल मुझे व्यक्तिगत रूप से है। मनोज चौधरी को टिकट देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, ये वो भी मानते हैं, उनके पिताजी भी मानते हैं। इसी मेरे ऑफिस से उनका टिकट तय किया गया था। पर मुझे क्या पता था कि जो बच्चा पैदा होता है वो इतना नालायक निकल जाएगा कि पैसे के लालच में अपने परिवार को छोड़ देगा। खैर, यही कर्म धर्म सब यही है, इस चुनाव में पता पड़ जाएगा। और राजवीर सिंह इस बार बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बघेल परिवार कोई ऐसा छोटा मोटा परिवार भी नहीं है, सतत राजनीति करता आ रहा है, और इस बार सज्जन वर्मा जी ने भी पूरा साथ दिया है।
और मैं खुल के साथ दिया है, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों सीटों पर सोनकच हो चाहे हाटपिपलिया हो, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। बागली में क्या स्थिति हो रही है आपकी? बागली में तो मुरली भाई जो बीजेपी से आए, मैंने नाम ही पहली बार सुना उनका। वो तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। हमारा साथी कोरकू जाति का है जिसके लगभग 45,000 वोट हैं। और वैसे तो पहाड़ सिंह कनौजे जी को धन्यवाद देता हूँ, पुलिस की नौकरी से बाद उन्होंने जो चमत्कार किया, भ्रष्टाचार का तांडव। और सबसे ज्यादा बधाई तो मैं आपको देता हूँ, जो प्रेस को, पूरे प्रेस को नहीं दूंगा मैं, ईमानदारी की बात आपको देता हूँ, चूंकि आपने जो वहां पर भ्रष्टाचार हुआ उनकी नगर पंचायतों में, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर गिफ्ट की गई थी, सबसे पहले देवास टाइम ने इस बात को उठाया था, उसके बाद हम इन्वॉल्व हुए, ये बात सच है। दीपक जोशी जी भी उसके बाद इन्वॉल्व हुए। जो पहाड़ सिंह कनौजे ने किया, उनको धन्यवाद। जो स्थिति बनी है, हम जीतेंगे तो पहाड़ सिंह कनौजे जी की वजह से वहां चुनाव जीतेंगे। भ्रष्टाचार का तांडव जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने चालू किया, उसकी बानगी अगर देखना हो तो बागली में आइए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं छोड़ा, उनके युवा मोर्चे के साथी को कार गिफ्ट गई। ये मैं नहीं कहता हूँ, दीपक जोशी जी जो उनके नेता बीजेपी छोड़ के आए, उनसे आप इंटरव्यू कई बार ले चुके हैं। हमारा साथी बहुत सिंपल सोबर है, गरीब है। भोसले हमारा जो गोपाल है, उसके पास ना कोई धनराशि है, केवल है तो जनाधार है। और इस बार बागली में निश्चित रूप से उलटफेर होगा। और हम सब ने मिलकर वहाँ ताना बाना ही बुना है, संगठन को नया स्वरूप दिया है। एक एक पोलिंग, चाहे उदयनगर की बात कर लूँ मैं, चाहे कर्नावत की बात कर लूँ, चाहे कमलापुर की बात कर लूँ, चाहे मैं बागली प्रॉपर की बात कर लूँ, सारे ब्लॉक मिलकर कांटाफोड़ की बात कर लूँ, बेहद मजबूती के साथ नेता खड़े हैं। और वहां भी इस बार हम इतिहास रचेंगे। दीपक जोशी जी के कांग्रेस में आने के बाद में इस विधानसभा में आपको लाभ मिलेगा इसका? देखिए, लाभ क्यों नहीं मिलता है। कोई एक नेता अगर मिनिस्टर रहा हो किसी पार्टी में और बरसों बरस जिस परिवार की साख रही हो, अगर वो परिवार आज अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता ही है। ये तो स्वीकार करना चाहिए हमको, उसका क्या लाभ मिलेगा। पूरा प्रोफाइल क्या है आपके जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहाँ पर, उनका क्या करते थे वो, कैसे आप राजनीति में आए? वो बागली की बात कर रहे हैं? बागली की बात कर रहा हूँ पुलिस से रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने जी। गोपाल भोसले जी ने, और बहुत साधारण परिवार से है। और हम चाहते थे कि कोरकू जाति को वहां पर टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट आदिवासियों में है तो कोरकू समाज के हैं, लगभग 45,000 वोट उस समाज के हैं। और हमने सर्वे भी कराया है। लेकिन इनके कैंडिडेट भी कोरको हैं बीजेपी के, पर वो यहाँ के नहीं है, वो बड़वानी जिले के शायद निमाड़ तरफ के हैं। ये तो एक टीचर थे यहाँ पर, तो एक टीचर का होना और जो लोकल यहाँ का स्थानीय, उसमें बहुत अंतर है। कोरकू यहाँ का होना, गोपाल भोसले की सारी रिश्तेदारी यहीं की जन्म हुआ इनका, तो उसका बड़ा असर जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दीपक जोशी जी के आने का असर भी हमें उसका फायदा मिलेगा उसका। और इस तरह बागली हम बहुत अच्छे वोटों से हम बरसों बाद जीतेंगे। बीजेपी की जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि हम बागली को 1 लाख वोटों से जीतेंगे। कितने सहमत हैं आप? मैं लपास नहीं हूँ, मैंने कहा ना, मैं बहुत गंभीर राजनीति करता हूँ। मैं राजीव खंडेलवाल जैसी, हम 6 ही जनपद जीत रहे हैं, हम जिला पंचायत जीत रहे हैं, आपके सामने है। एक भी जिला पंचायत हमने जीती, वो भी 6 जनपद जीती। ये ट्रेनिंग लेके आते हैं, अमित शाह से मिल के आए तो उनको ट्रेनिंग दे दी गई झूठ बोलने की, हम 1 लाख वोट जीतेंगे। अरे नानी याद आ जाएगी, अभी सब पता पड़ जाएगा। इस बार उनके नेतृत्व में 5 की 5 सीटें वो हारेंगे, जिस तरह जनपद हारे थे, जिस तरह जिला पंचायत हारे थे। अभी थोड़े दिन में आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को तो ले गए ना पार्टी में। देखिए, प्रलोभन देख के तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, किसी का ईमान की। जीते तो हम, ये तो आप स्वीकार करते हैं, बहुमत तो अभी भी हमारे पास है। वो जिस आधार पे वो ले गए, वो तो हमारे घर की बहू, हम आज भी मानते हैं उसको, हम उसको अलग नहीं मानते। ठीक है, परिस्थितियां होती है, बड़े बड़े परिवार, सिंधिया जी में बुआ भतीजे अलग पार्टी में रहते थे। हमने शुरू से कहा है, आज भी कहते हैं, लीला देवी हमारी घर की बहू है। सज्जन वर्मा जी ने भी ये शब्द कहे और मनोज राजानी ने भी ये शब्द कहे। हमने अपना वचन निभाया, अपना कर्म धर्म पूरा किया। अब किन परिस्थितियों में लगे, क्या किया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपके सामने बहुत जल्दी घर वापसी की उम्मीद है। देखिए, ये तो राजनीति है। मैं ये नहीं कहता घर वापसी में कब कौन आता है, क्या होता है, परिस्थितियां बदलती है, सब होता है। पर हाँ, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उन्होंने ठीक नहीं किया। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं राजनीतिक रूप से कहना नहीं चाहता। वो उन्होंने जो भी किया उनकी मर्जी थी। राजीव जी खंडेलवाल कैसे ले गए, क्या कर दिया। डकैतों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब हमारे विधायकों को उठा के ले गए, महाराज बिक गए, ये तो बेचारे छोटे लोग हैं, ये तो बेचारे छोटे लोग हैं जिन्हें सज्जन वर्मा जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। एक सरपंच परिवार के आदमी को जिला पंचायत का सीधा अध्यक्ष बना देना बहुत बड़ी बात होती है सचान भाई। राज्य मंत्री का दर्जा मिलना,
हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए था। ठीक है, परिस्थितियां बदलती हैं। चलिए खातेगांव पे आ जाते हैं। और दीपक जोशी जी को खड़ा किया है आपने वहाँ से, और जी हाँ। पुराने नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको विरोध झेलना पड़ा वहाँ पे कांग्रेसियों का ही, खासतौर पर बंडेवाला जी का। देखिए सचान भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है। दीपक जोशी जी ने वहां से टिकट का आवेदन ईमानदारी से नहीं किया था, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। संगठन की दृष्टि से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दीपक भाई वहां से लड़ने की हाँ करेंगे, परंतु जिस परिवार से वो आते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बागली से भी विधायक रहे हैं, हाटपिया से रहे हैं, आज वो वापस खातेगांव से विधायक बनने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि इतना सशक्त परिवार। और आप तो कह रहे हैं बेमन से हुआ है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, 7 कैंडिडेट हमारे पास ईमानदारी से वहां थे। 7 कैंडिडेट ने ईमानदारी से एक साथ चलकर प्रण किया था कि जिसको भी टिकट सर्वे पे मिल जाएगा उसको हम सब साथ देंगे। मैं कई बार खातेगांव गया, पार्टी ने मुझे भेजा है। आप देखते हैं अक्सर कमलनाथ जी की सभा होती है तो जाता हूँ, प्रियंका जी की सभा होने वाली है तो भी मुझे भेजा जा रहा है। वो पार्टी का काम है हमारा, जाता हूँ मैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से सबको जानता भी हूँ। सबसे अच्छी सीट अगर मैं मानता हूँ तो खातेगांव कन्नौज की सीट थी, कार्यकर्ताओं की फौज, ईमानदार कार्यकर्ताओं की। इतनी भीड़ किसी विधानसभा में नहीं आती है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि बीच में दीपक जोशी जी ने मना भी कर दिया कि नहीं लड़ रहा हूँ, ये भी खबर आई हमारे पास, पर हाईकमान ने उन्हें पुरस्कृत किया, क्योंकि उनके आने के बाद का परिदृश्य बदला है पूरे मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा कि सबसे पहले आने वालों में वरिष्ठ नेताओं में दीपक जोशी जी ही थे। मुझे पार्टी का आदेश हुआ था, मेरी गाड़ी में बैठ के भोपाल तक गए थे। पार्टी का ऐसा आदेश आया था कि अध्यक्ष जी साथ जाएंगे या वो अध्यक्ष जी के साथ जाएंगे, ऐसा आदेश हुआ था। तो परिस्थितियां जैसी बनी, मैं मान के चलता हूं कि वहां पर कार्यकर्ता साथियों के मन में पीड़ा तो थी, उन्होंने पीड़ा को व्यक्त किया, वो बीती बात हो गई। परसों ही हम सब गए थे माननीय कमलनाथ जी के आदेश पे, सुरजेवाला साहब जी के आदेश पे। संजय दत्त जी ने कहा था कि किसी भी हालत में जाके वहां कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कीजिएगा। सज्जन भैया का जादू चलता है, आप जानते हैं। तो बात सुनी, ये रिएक्शन बैलेंस कैसे किया आपने? देखिए सज्जन भैया इतने सीनियर लीडर हैं इस देवास जिले के, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, कद्दावर नेता हैं। उनकी बात को टालना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे मैं हूं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या कितना ही बड़ा नेता हो। बात सुनी बहुत गंभीरता से, खरी खरी सुनाई कार्यकर्ताओं ने। पेशेंस भी तो होना चाहिए। हमने सुनी, मैंने स्पीच दी तो मेरी बात का विरोध किया कि आप बोल गए थे कि इनको टिकट सर्वे पे मिलेगा। हमारे प्रभारी धर्मेंद्र चौहान से कहा गया कि पहले आप इस्तीफा दीजिए। हम सबने बहुत गंभीरतापूर्वक सुनी बात को, और हमें पूरा भरोसा था हमारे कार्यकर्ता साथियों पर कि जब सज्जन भाई ने अपनी बात रखी तो मैं समझता हूं कि मेरे सहित कई कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे। हमने की पैरवी, हम खुलेआम कह रहे हैं कि हमने स्थानीय नेताओं की पैरवी की, पर राजनीति में 100% किसी को नहीं मिलता। अब वो मान गए हैं पूरी तरह से, 100% काम करेंगे, बिल्कुल 100% साथ में काम करेंगे। उनका फायदा तो हम बुधनी विधानसभा में उठाने वाले हैं। आपको एक बात और बता दें, कलोता समाज जो लगा हुआ है, नसूलागंज वाला इलाका जो बुधनी विधानसभा में आता है, लगभग 35,000 वोट उनके समाज के भी हैं। बहुत जल्दी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि उनको वहां की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। जो इलाका है उनका, नसूलागंज और गोपालपुर और जो मिला हुआ जहां ये रहते हैं, उस इलाके से कभी भी कांग्रेस को जीत नहीं मिलती थी। इस बार हमने प्रण किया है कि लक्ष्मीकांत दादा हमारे बंडेवाला जी को हम अतिरिक्त जिम्मेदारी देने वाले हैं। आजकल में उनकी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, वहां से गोंडवाना पार्टी भी पहले सक्रिय रही है, जयेश भी सक्रिय रहा है, इनको कैसे आपने न्यूट्रलाइज किया? क्या ये न्यूट्रल है अभी आपके साथ हैं? देखिए पिछली बारों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ 2018 की तुलना में 2023 का संगठन बेहद मजबूत स्थिति में है। इस देवास जिले में जयेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम दिख रहा है आपको? हाँ, इस बार नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, संगठन ने बहुत ही ताना बाना बुना है। हमने एक एक साथी की बात सुनी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कौन लोग हैं, जयेश में कौन लोग हैं? हमारे अंग हैं, हमारे कांग्रेस की तो लोग थे। आपसी मनमुटाव होता है, कोई जिला पंचायत 2 लोग लड़ते हैं तो एक ऑटोमेटिक दूसरी पार्टी में चला जाता है। हमने उनको मनाया है कि आप हमारे अंग हो, हमारे खून हो कांग्रेस की, तुम्हारी रगों में कांग्रेस का खून है। वो माने इस बात को, स्वीकार किया है। आज मैं कह रहा हूं आपको, बरसों बाद जो हमारा हरणगांव ब्लॉक है, बीजेपी को पता पड़ जाएगी उनकी जमीन क्या है। हमारी गलतियों से वो चुनाव जीतते आ रहे थे वहां पर।
पहली बार हरणगांव ब्लॉक आपको ऐतिहासिक लीड मिलेगी। दीपक जोशी जी को बहुत भारी मत मिलने वाले हैं वहां पर। नेमावर एक हत्याकांड हुआ था जो काफी चर्चित हुआ जी था, हाँ। और उसकी सीबीआई की जांच भी चल रही है। उसमें जिला अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये तो मोदी जी और शिवराज सिंह जी ट्रेनिंग है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो शिवराज सिंह जी सांत्वना देने उस परिवार में क्यों नहीं आए? मुख्यमंत्री थे आप। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहता वो क्यों नहीं आए? अमित शाह जी सेंट्रल के गृह मंत्री बनते हैं, 5 लोगों को 10 फीट अंदर गड्ढे में गाड़ के नमक में यूरिया में मिला के गाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। आप किसी से उठा के पूछ लीजिए, इतने साफ झूठ बोलते हैं। फिर मैं राजीव खंडेलवाल जी को चैलेंज करूंगा कि राजनीति वो छोड़े या मैं छोड़ूं, छोटी मोटी बात होती है वाली। किस तरह के आरोप हैं? आए क्यों नहीं आप? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो सीबीआई की मांग की जांच सज्जन सिंह वर्मा ने की थी। कमलनाथ जी वहां पे हेलीकॉप्टर से आए, उनको पैसे दिए 5-5 लाख रुपए एक एक सदस्य को, परिवार को पैसे देके गए वहां पर। एक ढेले का काम शिवराज सिंह ने कहा, एक आंसू नहीं बहाया। आदिवासियों पर निर्मम अत्याचार की अगर कहीं बानगी देखने को मिली थी तो इस देवास जिले से मिली थी। वो खातेगांव विधानसभा थी। एक भारतीय जनता का नेता नहीं आया। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो आदिवासी क्या केवल कांग्रेस परिवार संबंधित थे? वो सामान्य परिवार था। शिवराज सिंह जी को चाहिए था कि हेलीकॉप्टर से उठ चल के आते और वो कहते कि मैं हत्यारों को माफ नहीं करूंगा, गाड़ दूंगा। क्यों मकान नहीं टूटे? मैं आपसे पूछता हूं, अगर कांग्रेस थे तो उनके मकान क्यों टूटे? तोड़े गए थे, मकान तोड़े गए। बिल्कुल नहीं। एक फॉर्मेलिटी की गई, एक जरा सा खरोंच मार के कही गई। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, सबको पता है। वहां पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य नहीं आया। किसी प्रदेश में इस तरह का हत्याकांड हो जाए, क्या गृह मंत्री जिम्मेदारी नहीं बनती आने की? इतनी बेशर्मता हो गई है। लिज्जा नाम की चीज नहीं बची मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में। आना चाहिए था। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह थी। 1 रुपए की मदद नहीं की। मदद की तो कमलनाथ जी ने की, सज्जन भैया के आग्रह पे की। हम सब लोग 5 दिन तक वहां डेरा डाल के बैठे थे। भाजपा का नेता कौन आया? हमने सीबीआई की मांग की, बड़ी मुश्किल से जाके वो बात मानी इन लोगों ने। उसका दुष्परिणाम है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी वर्ग का जो संघर्ष है। एक आदिवासी पे आप पेशाब करते हो, दलितों के ऊपर आप अत्याचार करते हो। ये सब भाजपा के नेता खुलेआम आपके सामने भाजपा के उपाध्यक्ष जी पेशाब किए। इसके लिए क्या कहेंगे लोग? वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, विधायक प्रतिनिधि थे आपके भारतीय जनता पार्टी शुक्ला जी के। इनको बौद्धिक स्तर की कमी है देवास के नेताओं में, इसीलिए वो आमने सामने मेरे सामने बैठ के बात नहीं करते कभी भी। बहुत कम चिल्ला चोट, मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मुद्दों पे चर्चा कर ले, 1 to 1 आपके सामने चर्चा करने को तैयार हूं। सांसद जी आ जाए, विधायक जी आ जाए, जिलाध्यक्ष जी आ जाए, या प्रदेश का कोई प्रवक्ता मेरे सामने बात कर ले। लज्जा नाम की चीज नहीं है इनके पास, और केवल झूठ के पुलिंदे हैं तो भाजपा के पास है। पर इस बार सफाया ऐसा होगा कि भाजपा के लोग याद रखेंगे। उनका दावा है कि हम 5 सीट जीतेंगे। आपका कितना दावा है? मैंने कहा ना, मैं लपास नहीं हूं। 1 लाख पार, 5 सीट जीतेंगे। मैंने कहा पहले उन्होंने ये जनपद का भी तो यही कहा था, आपके चैनल भी कहा था उन्होंने। क्या हुआ? नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 5 जीतेंगे? मैंने आपको कहा ना, चमत्कार होगा 1985 का, जैसे हम पहले बार 5 सीटें आई थी, आपको याद होगा वो क्षण। 1985 5 सीट जीते थे। नहीं तो बच्चा रहूंगा, मुझे याद नहीं है। मैं तो उस समय नौजवान था जी सजान भाई जी। वो चमत्कार होने वाला है। 5 सीट कांग्रेस चुनाव जीतेगी, डंके की चोट जीतेगी। आप भी यहीं, मैं भी यहीं। आप मेरा फिर इंटरव्यू लेंगे, हम जब वहां पे बेंगलोर प्रेस में जब निकलेंगे काउंटिंग करके, तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा आपको तो ये तिरंगे के साथ। मनोज राजानी जी और इनका भी दावा पुख्ता ही है कि 5 सीट जीतेंगी, और चमत्कार ये करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।